हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। लास्ट क्लास में सर सीआरए रूल्स हम पढ़ रहे थे। आई नो आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, आपको अच्छे से आते हैं, तो फटाफट 6 रूल बता दो कौन कौन से हैं। जल्दी बोलो। रूल नंबर 1 स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी का, साथ में प्रोविजन भी बोलते जाओ ना। तो रूल नंबर 1 स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, जो कि 30 जून 2014 से रूल एप्लीकेबल होते हैं। रूल 2 जो था डेफिनेशन का था, जिसमें ये था कि कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस किसको कहते हैं, एटसेट्रा। रूल 2 हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। रूल 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करता था, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर जो है, मतलब कि A प्लस B प्लस C मिला के जो है, वो अगर 35 करोड़ और मोर है पिछले साल में, तो इस साल आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, राइट। उसके बाद सर बात करी थी कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना सर इंडियन कंपनी को जरूरी है या फॉरेन कंपनी को जरूरी है। तो इंडियन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, अगर वो इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में है, तो उसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाएगा, राइट। सर रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का फर्क है? नहीं जी, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड कोई फर्क नहीं है। अगर ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो रहा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करनी ही है। फिर बात आई थी सर रूल 4 की। रूल 4 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहा था, जिसमें हमने ये देखा था कि सर रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट तब एप्लीकेबल है जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ और मोर हो पिछले साल में, और इंडिविजुअल टर्नओवर मतलब कि A प्लस B जो है वो 25 करोड़ और मोर हो पिछले साल में। अगर दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है, इट मींस आपके जो रेगुलेटेड सेक्टर्स के प्रोडक्ट हैं वो ऑडिट में कवर हो चुके हैं। बात करें अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के प्रोडक्ट की, तो उसमें सर ओवरऑल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ और मोर है पिछले साल का, और इंडिविजुअल टर्नओवर A प्लस B जो है वो 35 करोड़ और मोर है पिछले साल का। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपके नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के प्रोडक्ट भी कॉस्ट ऑडिट में कवर हो चुके हैं। अगर दोनों की कंडीशंस पूरी होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के दोनों प्रोडक्ट ही कॉस्ट ऑडिट में इंक्लूड हो चुके हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट? ओके, चलो। तो फिर सर बात ये आई कि सर कुछ एग्जम्पशन भी तो है। एग्जम्पशन तो हाँ है, एक्सेप्शन बोलो चाहे एग्जम्पशन बोलो। एक्सेप्शन बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होता है, और एग्जम्पशन बोलेंगे तो ये बोलेंगे 3 लोगों को एग्जम्पशन मिली है। अगर आप सेज में ऑपरेट करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है। अगर आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपके टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा है तो आपको ऑडिट नहीं करवानी है। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में इंगेज्ड है फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन तो आपको ऑडिट नहीं करवानी है। ये 3 सिचुएशन में आप कॉस्ट ऑडिट से फ्री हो जाएंगे। बट अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ या मोर है तो आपको रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने हैं। इट मींस कि इन 3 लोगों पे रूल 3 तो एप्लीकेबल होगा, रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अच्छा, कुछ केस स्टडी मैंने आपको करवा दी थी, आई थिंक मैंने सारा पूरा चार्ट वार्ट बना के करवा दिया था। कुछ केस स्टडी हमारी यहाँ पे थी जो आपको होमवर्क में दी थी, और मैंने ये कहा था कि मैं ये डिस्कस जरूर कर दूंगा ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर लें, तो कहीं पे भी मन में ये ना रहे कि सर मैंने कर तो लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस बनाना सीखो, अपने आप पे यकीन करो। अगर तुम अपने आप पे यकीन नहीं करोगे तो तुम पे यकीन कौन करेगा, राइट। तो जो मैंने किया है वो सही है, पर ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। सर हमें यहाँ पे बोला गया कि सर रूल 3 और रूल 4 की एप्लीकेबिलिटी बतानी है। पहला केस देख लेते हैं। पहले केस में कह रहा है कि सर मेसर्स XYZ एंड कंपनी लिमिटेड है, और इन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है पिछले साल की, ठीक है। टर्नओवर जो इनका टेबल A का है वो हमें दे रखा है 6 करोड़ रुपए है, ठीक है, हमने यहाँ से उठाया। और टेबल B का जो टर्नओवर है वो दे रखा है 9 करोड़ रुपए है, ठीक है। और अदर प्रोडक्ट जो है मतलब कि C जो है वो 18 करोड़ रुपए है। तो सर हम टोटल कर लेते हैं, तो सही हो जाएगा 18, 9, 27, 33, 33 करोड़ रुपए हो जाएगा, ठीक है। यस, तो सर 33 करोड़ में बोला कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं क्या और कॉस्ट ऑडिट करवानी है क्या? हम कहेंगे नो, ना तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं ना ही कॉस्ट ऑडिट करवानी है, क्योंकि 35 करोड़ और मोर नहीं हो रहा है। दूसरा केस सर बात हुई थी, तो दूसरे केस में कहा कि सर A का जो टर्नओवर है वो 7 करोड़ है, B का जो टर्नओवर है वो 8 करोड़ है, और C का जो टर्नओवर है वो 24 करोड़ है। अगर हम टोटल की बात करें तो सर ये हो जाता है 39 करोड़, राइट। ठीक है, 39 करोड़। तो सर क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं? आंसर इज यस, कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो रखने हैं। क्या कॉस्ट ऑडिट करवानी है? आंसर इज नो, कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है। क्यों नहीं करवानी? कॉस्ट ऑडिट के लिए जो बेसिक लिमिट है वो 50 करोड़ है, वो हो नहीं रहा है।
केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं सर। केस नंबर 3 में ए टेबल उठा लेते हैं 11 करोड़ की, बी टेबल उठा लेते हैं हमारी 14 करोड़ की, और सी टेबल जो है वो उठा लेते हैं हम 28 करोड़ की। हालांकि मैं इसको सी नाम देता हूँ, बुक में सी नाम नहीं दिया तो आप अदर भी लिख सकते हैं ना, ऐसा हम अदर लिख दीजिए, ठीक है। ओके सर, टोटल कर लेते हैं एक बार। तो टोटल आता है सर 10, 20, 40, 53, 53 करोड़ का। तो सर क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं? आंसर इज यस, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बिल्कुल रखने हैं। सर क्या कॉस्ट ऑडिट करवानी है? तो चेक कर लेते हैं सर। ए और बी का टर्नओवर जो है मतलब मिला के वो 25 करोड़ हो रहा है, ठीक है। इधर लिख दूं क्या? ठीक है, ए और बी का जो टर्नओवर है वो मिला के 25 करोड़ हो रहा है। इंडिविजुअल टर्नओवर जो है, ओवरऑल टर्नओवर सॉरी 50 करोड़ हो रहा है, और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ हो रहा है। इसका मतलब टेबल ए की ऑडिट तो होगी, ठीक है। बात आई टेबल बी की ऑडिट नहीं होगी क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ए टेबल ए ओनली, ये आंसर हो जाएगा हमारा। केस नंबर 4 पे आ जाइए सर। केस नंबर 4 पे सर कह रहा है कि टेबल ए का टर्नओवर कितना है? तो ए का टर्नओवर सर 19 करोड़ रुपए है, बी का टर्नओवर 15 करोड़ रुपए है, और अदर का टर्नओवर जो है सर वो है 76 करोड़। तो टोटल कर लेते हैं सर एक बार। तो टोटल बैठ रहा है 70, 80, 90, 104, 110 करोड़ बैठ रहा है। तो सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं क्या? यस, सोचना ही नहीं है सर, बिल्कुल रखने हैं। कॉस्ट ऑडिट करवानी है क्या? तो सर कॉस्ट ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो मुझे इनका टोटल करना पड़ेगा। ये हो रहा है 10, 20, 30, 34, 34 लाख हो रहा है सर। 34 लाख की अगर मैं बात करूं तो सर टेबल ए की तो ऑडिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेबल ए में तो 25 करोड़ और 50 करोड़ देखते हैं। टेबल बी के लिए हम 100 करोड़ देखते हैं, वो तो हो रहा है, पर इंडिविजुअल टर्नओवर जो ए प्लस बी है वो 35 देखते हैं, वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी 30 आंसर हमारा हो जाएगा टेबल ए ओनली, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं सर। यहाँ पे ए का टर्नओवर 20 करोड़ है और बी का टर्नओवर 22 करोड़ है, ठीक है। और अदर जो टर्नओवर है सर वो 63 करोड़ है। तो टोटल जो टर्नओवर की बात कर रहे हैं 20, 40, 100, 105 हो गए ये तो सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं। यस सर, डेफिनेटली कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं। कॉस्ट ऑडिट करवानी है सर, उसके लिए इसका टोटल करना पड़ेगा जो कि 44 करोड़ आ रहा है। तो सर कॉस्ट ऑडिट में रेगुलेटेड का बोले तो 50 करोड़ का ओवरऑल और 25 करोड़ ये हो रहा है। ओवरऑल 100 करोड़ और 35 का ये हो रहा है। तो बोथ प्रोडक्ट यहाँ पे ए एंड बी मतलब रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड दोनों की कॉस्ट ऑडिट होनी है, ठीक है। इतने केस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट होना चाहिए, और अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो रूल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब रूल नंबर 5 से हमारा एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जो आपको याद रखना है, वो है फॉर्म नंबर। जैसे हमारे पास सीआरए रूल्स 6 हैं, वैसे ही हमारे पास सीआरए फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स जैसे ना आईटीआर होता है ना, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 5, 6, 7, वैसे ही सर सीआरए फॉर्म्स होते हैं। तो सीआरए 1, सीआरए 2, सीआरए 3, सीआरए 4, 4 फॉर्म होते हैं। इन चारों का नाम डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट में भी कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं, तो आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए होंगे, पर मैं ये मान के चलता हूँ आपको नहीं पता, तो मैं उस हिसाब से ही चलूंगा, राइट। तो सर रूल नंबर 5 जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स की, जिसका कहना यह है कि सर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर रेगुलेटेड में हो, चाहे नॉन रेगुलेटेड में हो, चाहे अदर में हो, 35 करोड़ और मोर हो जाता है पिछले साल का, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अब सवाल आता है कि सर मेंटेन तो करने हैं, किस फॉर्मेट में करने हैं? तो उसका जवाब यहां पे है, कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन इन सीआरए 1। रूल भी याद रखिएगा, रूल 5 सब रूल 1, ठीक है। तो 5(1) में है ये सब सेक्शन, सब रूल्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट टू लास्ट टाइम जब पेपर आया था ना, तो वहां पे बहुत सारे सब रूल्स पूछ लिए थे, क्या नाम सब रूल बताओ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और हमने सब रूल यहाँ पे डाले हुए हैं, आपको देखना है। तो सीआरए 1 फॉर्म में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को बोला जाता है, ठीक है। अब सर सीआरए 1 फॉर्म में क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है? सर स्पेसिफिक फॉर्मेट तो नहीं है, पर आपको ये जरूर बताया है कि किन किन चीजों से रिलेटेड रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं, मतलब आइटम बताए हैं, क्या क्या चीजें रखनी है वो नहीं बताया। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड रखने हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट से रिलेटेड, यूटिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स असेट एंड डेप्रिसिएशन, ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉयल्टी,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल, तो ये सब चीज़ें। तो सर क्या ये हमें सब याद करनी है? मैं कहूँगा नहीं सर, बिल्कुल आपको ये याद नहीं करनी है। आपको ये देखना है, देखो 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे, तो 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो 24 तो वही चीज़ें हो गई, मतलब मोस्टली तो वही चीज़ें होगी। तो ये है, इनमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बस इतना ध्यान रखना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो CRA1 फॉर्म में फाइल होता है, बस इतना याद रख लोगे तो बहुत है भाई। अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना आपको, ठीक है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना रूल 5 में लिखा है और फॉर्म नंबर CRA1 में रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा तसल्ली वाला सेक्शन है, रूल है 6, तो इसको बड़े तसल्ली से समझिएगा। जहां पे देखो ओवरव्यू करना है, मैं ओवरव्यू करके चलूंगा, जहां डिटेल में जाना है वह डिटेल में चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो सर डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तुक्केबाजी बिल्कुल हम नहीं करने वाले हैं, क्लियर? ठीक है सर, जल्दी करा दो, कोर्स कब कंप्लीट होगा, इन बातों में कुछ नहीं रखा है सर, ठीक है। आपको जितना बोला गया है कि जितने टाइम में कोर्स हो जाएगा उससे पहले ही करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। और बाद में हुआ 2 क्लास एक्स्ट्रा भी लगी तो भी डोंट वरी, ठीक है। अरे जब मुझे क्लास एक्स्ट्रा लेने में दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो तुमको क्या दिक्कत है रे? चलो तुम रूल 6, सर रूल 6 क्या बोलता है? रूल 6 ये बोलता है कि सर अगर मुझे कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो कब करना है, कब तक हो जाना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे हैं। उसका टेन्योर क्या होगा, उस पर फॉर्मेलिटीज क्या होगी, वो सारी बातें यहाँ पे होनी है, ठीक है। ओके, तो सर मैं एक काम करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में लेके चलूँ, तो मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, ठीक है। सुनिएगा सर, सर देखिए पहले है ना थोड़ा सा कंपनी की वर्किंग समझिए। मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को इस बात की होती है कि वो कंपनी की वर्किंग नहीं समझ पाता। जब वर्किंग नहीं समझ पाता ना कंपनी की, तो फिर वो रट्टा मारता है कि सर कंपनी, इस केस में कंपनी क्या करते हैं, जैसे हम पूछ लेते हैं कि बताओ शेयर इशू में, बोलो सर कंपनी पहले ना MOA देखेगी, AOA देखेगी, फिर प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, फिर मीटिंग करेगी, फिर ये करेगी, फिर सब्सक्रिप्शन आएगा, रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज सर, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है सर, पहले है ना वो नोटिस भेजा जाएगा, 21 दिन का नोटिस होना चाहिए। मान लिया सब बातें आपकी सही है, आपने जो प्रोविजन पढ़े वो बिल्कुल करेक्ट है, पर मुझे लगता है थोड़ा सा अगर अपन वर्किंग समझे ना तो चीजें ज्यादा इजी है, ठीक है। तो मैं एक कॉमन पॉइंट से बता रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे हमारे अभी फिलहाल काम की यहाँ पे नहीं है, पर मुझे लगता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग ऑफ कंपनी, ठीक है। देखिए सर कंपनी काम कैसे करती है, तो कंपनी काम सर कुछ इस तरीके से करती है कि ये है कंपनी, ठीक है, और इसके जो ओनर है वो है शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी है और कंपनी के ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है। और कंपनी का जो काम जो है, वर्किंग जो है, वो कौन कर देखता है, वो देखते हैं सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, पर वर्किंग वो संभालते हैं। ओनर कौन है, शेयर होल्डर है, ठीक है। ओके, अब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है सर, तो इसकी वर्किंग बिना कागजों के नहीं होती। इंडिविजुअल में तो क्या होता है, मालिक भी अपन है, काम भी अपने को करना है, ओनर भी अपन है, सब अपन है, डिसीजन मेकिंग भी अपनी है। तो बॉस ने कह दिया, सेठ जी ने कि साहब ये करो, वो हो गया, ऐसे करो वैसे हो गया। कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी में जो ओनरशिप है वो किसी और की है और काम जो संभाल रहा है वो कोई और संभाल रहा है, राइट, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात आ जाती है। क्या है, आइए देखते हैं। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब भी कोई काम करना होता है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये देखते हैं कि ये काम हमारे खुद के एम्बिट में है या नहीं, मतलब इसकी जो अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है या इसमें शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए होगी। अगर काम ऐसा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अथॉरिटी में आता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, एक बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, समझना आप ध्यान से, ठीक है। बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं,
इसमें बोर्ड रिजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है, और वर्क डन, काम हो जाता है। मैं एकदम आसान भाषा में चल रहा हूं, मैं कोई फॉर्मेलिटी में नहीं चल रहा कि सर बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, में रिजोल्यूशन पास होता है और काम हो जाता है, ठीक है। अब ये कौन से काम है? विद इन लिमिट ऑफ बीओडी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट में आते हैं, ठीक है, ओके। अब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट में जो नहीं आते उसका क्या, ठीक है, तो इसमें अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर रिक्वायर। तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे में सर बोर्ड मीटिंग तो होती है, ठीक है, उसमें एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, ठीक है, और यहां पे एक प्रपोजल होता है। बेसिकली प्रपोजल का मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये नहीं बोल रहे कि हम ऐसा करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि हम चाहते हैं ऐसा हो, हमने हमारी तरफ से रिव्यू कर लिया है, बाकी तो साहब आप मालिक हो, आप देख लो। समझ रहे हो? अरे भाई जो काम मेरे अंडर में है वो तो मैंने कर दिया, पर अगर मेरे ऊपर कोई बॉस है और कोई काम ऐसा जो मैं उससे पूछे बिना नहीं कर सकता, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी तरफ से तो डन है, अब आप सर देख लो क्योंकि मालिक आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सर, एक तरीके से एक बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें रिजोल्यूशन पास होता है और प्रपोजल रखा जाता है, ठीक है। अब इस प्रपोजल के पास होने के लिए एक मीटिंग बनाई जाती है, बुलाई जाती है, जो एजीएम हो सकती है या ईजीएम हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें फिर प्रपोजल रखा जाता है, ठीक है, रिजोल्यूशन रखा जाता है, वो जनरल हो सकता है, जैसे ना जीआर या एसआर रखा जाता है। अब जीआर एसआर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। वहां पे अगर शेयर होल्डर कहते हैं कि ओके करो काम, तो वर्क डन। पर सपोज अगर शेयर होल्डर कहते हैं नहीं जी नहीं करना ये काम, तो क्या होगा? तो वो काम नहीं होगा। तो वर्किंग सर कुछ इस तरीके से चलती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम करते हैं, ठीक है, और जो उनके हद में आता है, जो हद में नहीं आता उसमें वो अपना प्रपोजल देते हैं, क्योंकि पता तो उन्हीं को है ना सारा, वर्किंग तो उन्हीं को पता है, तो वो अपनी तरफ से सारी कार्रवाई करके प्रपोजल दे देते हैं, फिर शेयर होल्डर को उसको डन करना है तो कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं सर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात। तो सर यहाँ पे हो गई कंपनी, यहाँ पे हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे हैं ऑडिटर, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ऑडिटर है। अब सर यहाँ पे ना होता क्या है वो समझिए, आपने इंटर में पढ़ा याद है ऑडिट कमेटी, तो हो सकता है हमारे ऊपर ऑडिट कमेटी भी एप्लीकेबल हो और हो सकता है ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल ना हो, ठीक, वो अलग मैटर है। सेक्शन 177 में एप्लीकेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। चलिए अब सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो है ना मिस्टर महेश सोनी, ठीक है, ये है सर सीएमए और इनके पास है सीओपी, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि हम महेश सोनी को ऑडिटर बना दे साहब हमारा, ठीक है, पर ऐसे कैसे? उनके चाहने से क्या होता है? महेश को भी तो चाहना चाहिए कि मैं ऑडिटर बन जाऊं, राइट। तो ये इनसे मीटिंग रखते हैं सर, मीटिंग हो सकता है ये इनको बुलाए या इनसे मिले, जो भी वटेवर, तो ये मीटिंग रखते हैं। मीटिंग रख के ये पूछते हैं कि साहब ऐसा ऐसा है, हमारी कंपनी का ये काम है, तो आप देख लोगे क्या? महेश कहता है हाँ जी देख लेंगे। तो आप ऑडिटर बनना चाहते हो? महेश कहता है हाँ बनना चाहता हूँ। अब सर मैंने कहा ना कंपनी है, कागजों पे चलती है सर, कंपनी ओरल चीजों पे नहीं चल सकती। अब मान लो महेश जी ने हाँ कर दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने महेश जी के नाम का प्रपोजल पास कर दिया, मीटिंग बुलाई, प्रपोजल पास कर दिया। जब प्रपोजल पास हो गया तो एक लेटर पहुंचा महेश जी के पास कि जी मुबारक हो हमने आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। महेश जी कहता है यार मेरा मूड नहीं है, मैं तो नहीं कर रहा। अब अगर ऐसा हुआ, या महेश जी के मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं थोड़ी सोचा तुम सच में कर दोगे। अब अगर ऐसा हुआ तो सर पहली बात तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है, उनकी बोर्ड मीटिंग बुलानी वेस्ट हो गई, तो ऐसा काम कंपनी में नहीं चलता है। तो सर यहां पे क्या होगा? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महेश जी से मिलते हैं तो वो इनसे क्या लेंगे सर? वो इनसे लेंगे सर रिटन कॉन्सेंट,
ठीक है, रिटर्न कॉन्सेंट लेंगे कि सर आप ठीक है आप एग्री है तो आप एक काम करिए, हमें एक कॉन्सेंट लेटर दे दीजिए। कॉन्सेंट लेटर में आप लिख दीजिए, क्या क्या लिख दीजिए, याद करो इंटर वाला वही चीज है कि पहली बात तो सर मैं कंपनी की ऑडिट करने के लिए डिजायर हूं, करता हूं, मुझे अच्छा मैं चाहता हूं कि मैं ऑडिटर बनूं, मैं एलिजिबल हूं, मैं किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, अगर मेरे खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के अंडर में या कहीं पे भी तो वो मैं आपको नोटिफाई करता हूं। तो वो चीजें खुल के आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि समझिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस ऑडिटर पे ऐसी होती है जो सिर्फ ऑडिटर को ही पता है, किसी और को पता ही नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैं किसी कंपनी से मेरी 5 लाख से ज्यादा की उधारी है, ये बात तो मुझे ही पता ना, किसी और को थोड़ी पता है। नहीं, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, ये बात तो मुझे ही पता है, किसी और को थोड़ी पता है। तो मैं उस कंपनी की ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड हूं या नहीं, कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशन भी सेम ही होती है जो कंपनी ऑडिटर की होती है, अभी पढ़ेंगे अपन, राइट। तो सर मैं एक लेटर लिखूंगा और उस लेटर में मैं ये साफ साफ मेंशन करूंगा कि सर मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर बनने में डिजायरेबल हूं और मैं किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है और ये ऑडिट मेरी लिमिट के अंदर है, मैं लिमिट से ज्यादा काम नहीं ले रहा हूं। ये सारी कंसेंट जब मिल जाएगी, ये कंसेंट लेटर जब मिल जाएगा तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ा निस्पीकर हो जाएगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि चलो यार कल को मना कर दिया तो। ठीक है, तो अब ये ले जाके अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग करेंगे और बोर्ड मीटिंग में क्या करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे और रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंटमेंट कर देंगे। आई बात समझ? अब सर अपॉइंटमेंट तो कर दिया पर गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा ना, हमने बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको याद है पहले चैप्टर में बताया था। तो सर जो भी काम कंपनी करती है उसे वो काम आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। सर क्यों आरओसी को इन्फॉर्म, क्यों? ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, एक मीडिएटर को पता हो कि कंपनी क्या क्या कर रही है, राइट। तो जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, वो एक लेटर को भेजेंगे किसको, ऑडिटर को, कि साहब हमने आपको अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, तो ये इसको नोटिफाई कर देंगे। ठीक, हमारी बात हुई थी, हमने आपसे कंसेंट लेटर लिया था और फाइनली हमने आपको अपॉइंट कर लिया है सर। अब एक ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे सर किसको, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसके लिए ये फॉर्म फाइल करेंगे CRA2। ठीक है, कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, CRA2। ये होता है इंटीमेशन अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, कि हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है साहब। अब उसमें पूरी जानकारी होती है कि हमारा नाम ये है, ऑडिटर का नाम ये है, इस पीरियड के लिए हमने अपॉइंट किया है, इन प्रोडक्ट की ऑडिट होनी है, वो सारी जानकारी होती है। अभी वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? अब विजुअलाइज करिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महेश जी के पास गए, महेश जी को जाके पूछा कि साहब आप ऑडिट करने को तैयार हो? महेश जी ने कहा तैयार हूं। तो बोले भैया तैयार हो तो लेटर दे दो। महेश जी ने लेटर टाइप करवा दिया स्टाफ से, स्टाफ ने लिख दिया कि साहब ये कंपनी के डायरेक्टर और मैं ये बोलता हूं कि मैं ये एग्री हूं, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। लेटर दे दिया साइन करके। जैसे ही साइन करके दिया, डायरेक्टर अपने ऑफिस पहुंचे, मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के ऑडिटर का नाम फाइनल कर दिया और महेश जी को अपॉइंट कर दिया। महेश जी को अपॉइंट करके एक अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया कि साहब हमने आपको अपॉइंट कर लिया है और आज अब आप हमारे ऑडिटर हो। अब इसकी सेम जानकारी उन्हें देनी है किसको, गवर्नमेंट को। तो उन्होंने CRA2 फॉर्म फाइल कर दिया। ठीक है, अब यहां पे टाइमलाइन बीच में आ जाती है कि सर अपॉइंटमेंट कर दिया पर कब तक। तो इसके लिए पहले सुनिए सर, जैसा हमने अभी एप्लीकेबिलिटी रूल 3 और 4 में पढ़ा, हमें साल के पहले दिन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें साल के पहले दिन यह पता होता है कि इस साल मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं, मुझे कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं। बोलो यस और नो। क्या साल के पहले ही दिन मुझे ये पता होता है कि मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं रखने, या ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी? बिल्कुल मुझे पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि कंडीशन जो है वो पिछले साल के टर्नओवर पे है। अब 31 मार्च को टर्नओवर कंप्लीट हुआ तो 1 अप्रैल को मुझे पता है कि इस साल मुझे, करंट जो नया साल है उसमें मुझे ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी, रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं रखने। तो जो टाइमलाइन है सर वो भी यहीं से स्टार्ट की गई है। तो 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं लिखेंगे, टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं अपन, कॉस्ट ऑडिट पढ़ रहे हैं, राइट। तो 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर को हमें पता होता है कि हमें रिकॉर्ड्स रखने हैं और हमें ऑडिट करवानी है। तो यहीं से टाइमलाइन स्टार्ट होती है 180 डेज
फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर अंदर हमें ऑडिटर को अपॉइंट करना है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सर जब भी हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे उससे 30 दिन के अंदर, तो इसका भी तो टाइम होना चाहिए, 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट। तो जब भी हम अपॉइंट करेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर, उससे 30 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना है सर? CRA 2 फाइल कर देना है, मतलब गवर्नमेंट को भी बता देना है कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, मतलब मैं फिर रिपीट करूं कि सर 1 अप्रैल से 180 दिन, मतलब सीधा सीधा 30 सितंबर तक मुझे कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। और जिस दिन भी मैं कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करूंगा वहां से 30 दिन के अंदर मुझे CRA 2 फाइल करना है। ठीक है, अब यहां पे सर एक मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, तो उसको हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिस इंटरप्रिटेशन आप कर दोगे, मैं ये कह रहा हूं मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, वो एक कॉमन बात है। तो उस कॉमन बात को कैसे हम सही कर सकते हैं, आओ देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना और बताना मुझे। मैं एक बार इसको सेपरेट कर देता हूं। लीजिए सर 1 अप्रैल 2025 की बात कर लेता हूं मैं, तो कि सर मुझे ना इस करंट ईयर में ऑडिट करवानी है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं 180 दिन में अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, 180 डेज। तो इसका मतलब मैं मान के चलूं कि 30 सितंबर 25 तक अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उससे 30 दिन के अंदर अंदर CRA 2 फाइल हो जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि सर अगर मैंने यहां पे अपॉइंटमेंट किया तो मुझे यहां से 30 दिन के अंदर CRA 2 फाइल करना है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने यहां पे अपॉइंटमेंट किया तो मुझे यहां से 30 दिन में CRA 2 फाइल करना है। हाँ, पर मेरा सवाल यह है कि अगर मैंने लास्ट दिन अपॉइंटमेंट किया तो क्या मुझे यहां से 30 दिन में CRA 2 फाइल करना है? तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं सर ऐसा नहीं है। इसका मतलब मुझे जो CRA 2 फाइल करने के लिए 30 दिन मिलते हैं वो अपार्ट फ्रॉम 180 दिन नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो 180 दिन से अलग नहीं है, वरना तो हमारे पास 210 दिन हो गए कि सर 180वें दिन तो मैं अपॉइंटमेंट करूंगा और फिर उससे 30 दिन में इन्फॉर्म करूंगा, तो इसका मतलब मेरे पास तो 210 दिन हो गए। तो ऐसा नहीं है सर, 180 दिन में दोनों काम हो जाने चाहिए, ऐसा मैं बोल सकता हूं। यस, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि या तो अपॉइंटमेंट से 30 दिन या फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन जो पहले हो जाए। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं क्या? मैं बताना एक बार, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट और 180 डेज फ्रॉम बिगिनिंग, विच एवर इज अर्लियर। ये मेरा CRA 2 का टाइम है, ऐसा बोल सकता हूं। करके देखते हैं। सर 1 अप्रैल को मेरा साल स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं मैंने यहां पे 1 मई को ही अपॉइंटमेंट कर दिया। 1 मई को अगर मैंने 1 मई को अपॉइंटमेंट कर दिया, ठीक है, तो मुझे CRA 2 कब तक फाइल करना पड़ेगा? 1 मई से 30 दिन या साल के स्टार्ट होने से 180 दिन। तो मेरी डेट आ जाएगी सर 31 मई या फिर 30 सितंबर। तो मुझे कब तक फाइल करना है? 31 मई तक, क्योंकि सर अपॉइंटमेंट से 30 दिन तो लेट कर ही नहीं सकते ना अपन। यस। दूसरा एग्जांपल कि सर अगर मैंने 1 सितंबर 2025 को अपॉइंटमेंट किया तो सर वहां से 30 दिन ले लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए 1 अक्टूबर डेट आ रही है, तो 1 अक्टूबर या फिर 30 सितंबर, इस केस में मुझे 30 सितंबर तक फाइल करना है क्योंकि 180 दिन पहले ही खत्म हो जा रहे हैं। आगे बात समझ में? अगर मैं 30 सितंबर को ही अपॉइंटमेंट करता हूं, 180वें दिन अपॉइंटमेंट करता हूं, तो मुझे इन्फॉर्म भी 180वें दिन ही करना पड़ेगा। इट मींस कि सर वो 30 डेज एक्स्ट्रा नहीं है, 180 दिन से ज्यादा नहीं है, पर अपॉइंटमेंट से 30 दिन में हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये यहां पे देखो इसको और समअप कर दिया। क्या समअप कर दिया? वो ये समअप कर दिया कि सर जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ वहां से 30 दिन देख लो, और फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन तो है ही है, इससे आगे तो जाना ही नहीं चाहिए। तो जो पहले हो जाए उस दिन आप CRA 2 फाइल कर दो, विच एवर इज अर्लियर। बोलो, बात समझ में आ गई? एनी डाउट्स? ओके, ठीक है, बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है।
तो सर ये जो कहानी है ना, ये सारी नॉर्मल अपॉइंटमेंट की कहानी है। अभी हमने इसमें कोई ट्विस्ट नहीं डाला, नॉर्मल अपॉइंटमेंट। बता दो एक बार समझ में आ गई क्या? ठीक है, मैं चाहता तो सीधा पीडीएफ से पढ़ा सकता था, पर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में अपन चले तो अच्छा है। तो ये तो बात हुई सर नॉर्मल अपॉइंटमेंट की। अब इसी के साथ मैं एक और जोड़ देता हूं, कैजुअल वैकेंसी। नाम आपने इंटर में सुना हुआ है, कुछ नया नाम नहीं है। अचानक से अगर कोई पोस्ट खाली हो जाती है तो उसे हम कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। अचानक से मतलब सर ऑडिटर की डेथ हो गई, ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड हो गया, ऑडिटर इनकेपेबल हो गया, ऑडिटर बीमार हो गया और वो कहता है मैं नहीं कर सकता काम। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन बनती है और ऑडिटर की पोस्ट खाली हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी तो कभी भी अराइज हो सकती है सर, इसका कोई टाइम तो है नहीं, समझ रहे हो? डिस्क्वालिफिकेशन, डेथ, ये तो कभी भी हो सकती है। तो अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई तो विद इन, ध्यान से सुनिएगा, विद इन 30 डेज ऑफ अराइजिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, अपॉइंट न्यू ऑडिटर, आपको नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ऑडिट में भी 30 दिन था, यहां पे भी 30 दिन है, ठीक है। और जिस दिन आप अपॉइंट करेंगे उसके 30 दिन फाइल CRA 2 विद इन 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट, CRA 2 फाइल करना पड़ेगा। अब यहां पे सर वो वाला सिस्टम नहीं है कि 30 दिन में दोनों काम करने हैं, नहीं, 30 दिन आपके पास क्लियरली है कैजुअल वैकेंसी फिल करने के, और जिस दिन कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे वहां से फिर 30 दिन है CRA 2 फाइल करने के। सपोज कि सर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई 1 जुलाई 2024 को, ठीक है, 30 दिन थे, तो सर 31 जुलाई 2024 तक मैं अपॉइंट कर सकता हूं, ठीक है। अब मैंने, हो सकता है मैंने 5 जुलाई को कर दिया हो सकता है मैंने 31 जुलाई को किया हो। तो अगर 5 जुलाई को किया तो इससे 30 दिन, और 31 जुलाई को किया तो इससे 30 दिन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वो कोई फंडा नहीं है कि 30 दिन में दोनों काम हो जाने चाहिए, ये अपॉइंटमेंट से 30 दिन काउंट होंगे, राइट। तो अगर आप 60 दिन में प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो भी चलेगा, मतलब 31 जुलाई को आप अपॉइंट करो और फिर 30 अगस्त को आप इन्फॉर्म करो, चलेगा। बोलो आगे बात समझ में? यस। तो यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी है, विद इन 30 डेज, कहाँ से 30 दिन सर? कहां से 30 दिन? जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई उससे 30 दिन के अंदर तो अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, और जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उससे 30 दिन के अंदर CRA 2 चला जाना चाहिए। बोलो आगे बात समझ में भाई? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। तो चाहे सर नॉर्मल अपॉइंटमेंट हो और चाहे कैजुअल वैकेंसी हो, दोनों काम हमारे हो चुके होंगे, दोनों काम हमारे हो चुके होंगे। कब तक? इस में देखो, चाहे इस कैजुअल वैकेंसी की बात करें चाहे नॉर्मल की, तो दोनों काम को हमने पढ़ लिया है कैसे करना है। अब चाहे नॉर्मल अपॉइंटमेंट हुआ हो चाहे कैजुअल हुआ हो गया ना, अपॉइंटमेंट हो गया, बात खत्म। अब जब अपॉइंटमेंट हो गया तो ऑडिटर साहब अपना काम करो, ठीक है। तो ऑडिटर साहब क्या करेंगे? अब अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम हमारे चार्ट को भी एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे। तो अपॉइंटमेंट में सर ये कहा गया कि कंपनी सेल cost auditor shall be appointed by board of director within 180 days from the commencement of financial year। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। और कंपनी इन्फॉर्म कर देगी कॉस्ट ऑडिटर को कि भैया हमने आपको अपॉइंट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्म करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म नंबर CRA 2 में। अब ये CRA 2 कब तक फाइल होगा? तो सर CRA 2 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जिस मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया उससे 30 दिन, या 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो भी पहले हो जाए। समझ गए? तो या तो अपॉइंटमेंट से 30 दिन या वो 180 दिन के अंदर अंदर जो भी पहले हो जाए उसमें आपको CRA 2 फाइल कर देना है, ठीक है। तो एक बार यहां तक रुकना है, आपको यहां पे जाके रुक जाना है। मैंने यहाँ पे देखो निशान लगाया, इस निशान पे जाके फिलहाल आपको रुक जाना है, मतलब नॉर्मल अपॉइंटमेंट इस केस में हो गया है। अब हम साइड में चलेंगे कैजुअल वैकेंसी की तरफ कि सर अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे 30 दिन में फिल कर देगा। कब से 30 दिन? जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई वहां से 30 दिन के अंदर, ठीक है। फिर जिस दिन कैजुअल वैकेंसी फिल की गई वहां से 30 दिन के अंदर अंदर CRA 2 फाइल करना होगा, ठीक है।
तो ये विद इन 30 डेज CRA2 फाइल हो जाएगा। तो जो दोनों पॉइंट मैंने आपको अभी लिख के समझाए वो सब यहाँ पे चार्ट में भी आ गया। तो अल्टीमेटली सर हम इस पोजीशन पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए हम। इट मींस कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो चुका है, चाहे नॉर्मल हुआ हो चाहे कैजुअल हुआ हो। अब आगे की प्रोसेस सेम है। अब ऑडिटर अपना काम करेगा, अपने ऑडिटिंग टूल लगाएगा जो अपन ने पढ़ा ना, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, असेसिंग रिस्क और इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वगैरह वगैरह, वो सब अपने काम जो भी करना है वो सब अपने काम करेगा। ठीक है, अब काम करके ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिट कब तक करनी है। ठीक है, तो पहले तो इसका जवाब देखते हैं। तो सर ऑडिटर को जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है वो 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से करनी होती है। तो 180 दिन, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी होती है। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो CRA3 फॉर्म में आती है, CRA3 फॉर्म में सबमिट की जाती है। ठीक है, ओके। अब सुनिएगा आगे, सर ऑडिटर का टेन्योर कितना होता है। टेन्योर का मतलब कार्यकाल। जैसे सर फाइनेंशियल ऑडिट में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑडिटर जो होता है उसका टेन्योर फर्स्ट AGM तक होता है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होता है उसका टेन्योर 5 साल मतलब 6 AGM तक होता है, राइट। तो वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर का टेन्योर कब तक है। तो सर कॉस्ट ऑडिटर का टेन्योर वही 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये कि सर आप अपॉइंट हुए 1 अप्रैल 25 को, ठीक है, 31/3/26 को आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, आपको बोला गया कि सर 30 सितंबर 26 से पहले पहले आपको रिपोर्ट देनी ही है। ठीक है, क्योंकि साल खत्म हो गया ना, ये स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ। देखो ये साल आपका, मैं इसको हटा दूं, ये साल आपका स्टार्ट हुआ और ये साल आपका एंड हुआ, और ये आपके 180 दिन हो गए। ठीक है, तो यहां तक तो आपको रिपोर्ट देनी है। अब मान लो कि आप रिपोर्ट यहीं दे दो, आपने CRA3 यहीं पे दे दिया, तो जब दे दिया तो काम खत्म ना आपका। अब क्या काम है आपका भाई, जब आपका वैसे 180 दिन लास्ट टाइम था, ड्यू डेट जो थी 180 दिन पे थी, पर अगर आपने रिपोर्ट पहले ही दे दी तो आपका टेन्योर यहीं पे खत्म हो गया। आगे बात समझे। अगर आपने रिपोर्ट नहीं दी, आप कहते हो कि सर मैंने रिपोर्ट नहीं दी, तो आपका टेन्योर 30 सितंबर तक चलेगा, वहां तक आपको रिपोर्ट देनी है। अब कई बच्चों का सवाल आता है कि सर 30 सितंबर को भी रिपोर्ट नहीं दी, तो भैया 30 सितंबर को भी रिपोर्ट नहीं दी तो टेन्योर तो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा, और उसके ऊपर फिर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, जो है ना वायलेशन ऑफ लॉ, तो उसकी पेनल्टियां फिर उस पर लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ऑडिटर सेल कंटिन्यू, क्या लिखा है, ऑडिटर सेल कंटिन्यू in his office till expiry of 180 days from the end of financial year। फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 180 दिन तक ऑडिटर की पोस्ट पे रहेगा। पर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट को भी हमें ध्यान रखना है। अगर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट पहले हो जाती है तो ऑडिटर की पोस्ट पहले खाली हो जाएगी, और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाद में होता है तो 180 दिन पे तो ऑडिटर की पोस्ट खाली होनी ही है, राइट। चलिए, तो हमने लिख दिया विच एवर इज अर्लियर, 180 दिन या रिपोर्ट सबमिट करने से रिपोर्ट सबमिट करना जो भी पहले हो जाए। इस पे MCQ आया हुआ है एक बार, जैसे आपको एक डेट दे दी कि सर रिपोर्ट तो दे दी थी 15 अगस्त 25 को, और 180 दिन जो है वो 30 सितंबर 25 को हो रहे थे, तो बताइए ऑडिटर का टेन्योर कब तक है। तो आपको कहना विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो। तो पहले क्या हो गया 15 अगस्त, तो सर 15 अगस्त इसकी टेन्योर खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से चलना है। चलिए, किस फॉर्म में देगा वो भी पढ़ लेते हैं। सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय द कॉस्ट ऑडिटर इन द फॉर्म CRA3। कौन से फॉर्म में देगा सर, CRA3 में देगा। तो CRA3 में देना है विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जरूरी नहीं है कि वो 180वें दिन दे, पहले भी दे सकता है, पर जिस दिन भी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा उस दिन उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सवाल एक उठता है कि सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम उसी ऑडिटर को दोबारा चुन लें। बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, रोटेशन भी यहाँ पे नहीं है। आप चाहे तो उसी ऑडिटर को दोबारा चुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका रूल 6। मैं रिपीट करता हूँ एक बार कि सर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, चाहे नॉर्मल अपॉइंटमेंट चाहे कैजुअल अपॉइंटमेंट, दोनों ही केस में हम CRA2 फाइल करेंगे, जिसमें हम इंटीमेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। फिर ऑडिटर अपना काम करेगा, 180 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, रिपोर्ट जो है वो CRA3 में जाएगी। ठीक है,
ओके, अब आगे का प्रोसेस समझना। एक लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बचा है वो भी मैं समझा देता हूं, यहां समझाता हूं, एक बार सुनिएगा। देखिए सर क्या हुआ, ये है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। वर्किंग करना किसकी जिम्मेदारी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। ऑडिटर ने अपना काम किया और ऑडिटर ने रिपोर्ट सबमिट करी CRA 3 में, ठीक है। अब CRA 3 में जब ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करता है तो एक कॉपी तो चली जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और एक कॉपी चली जाती है ROC, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑटोमेटिक चली जाएगी ना, ऑनलाइन फॉर्म फाइल होगा तो चली गई। तो ऑडिटर ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, एक कॉपी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चली गई और एक कॉपी ROC के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा कंट्रोल मैकेनिज्म चाहती है, वो चाहती है कि कंपनी अच्छे से काम करे और अगर कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है तो हमें पता चल जाए, ठीक है। तो कंपनी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ने क्या कहा। गवर्नमेंट ने कहा कि सर हमें ऑडिटर की रिपोर्ट मिल गई है, हमने ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें कुछ कमियां लिखी हुई है सर। अब गवर्नमेंट जानना चाहती है कि ये कमियां क्यों हुई, बताओ किससे पूछेगी, ध्यान से सोचना और बताइएगा। गवर्नमेंट ने जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी, उनको पता चला कि इस कंपनी में तो कुछ गड़बड़ चल रही है, तो गवर्नमेंट जानना चाहती है कि ये गड़बड़ क्यों हुई। तो जवाब किससे मांगेगी सर, जो रिस्पॉन्सिबल है उससे मांगेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। ऑडिटर से थोड़ी मांगेगी, ऑडिटर ने तो लिख दिया अपना कि सब हमने चेकिंग कर लिया है, हमें ये मिला है, ये गड़बड़ है, ये सब है, ठीक है। तो जवाब किससे मांगा जाएगा सर, जवाब यहाँ पे मांगा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, राइट। तो इसलिए एक अलग फॉर्मेलिटी यहां पे डाल दी, क्या, सुनिएगा। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक फॉर्म तैयार करेगा। उस फॉर्म में क्या क्या लिखेगा, एक तो ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी और प्लस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। किस बात का एक्सप्लेनेशन, ऑडिट में जो कमियां लिखी है उसका एक्सप्लेनेशन, भाई उसका जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा सर, एक स्टेटमेंट तैयार करेगा, जो जो कमियां ऑडिटर ने लिखी कि ये परचेज में ये आ रहा है, सेल्स में आ रहा है, उन सब का जवाब तैयार करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि परचेज में ऐसा क्यों है, सेल्स में ऐसा क्यों है, बिल क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। और सारे जवाब तैयार करके ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी प्लस अपना जवाब ये भेज देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑलरेडी मांगने की जरूरत नहीं है, हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब नहीं मांगेगी, सिस्टम ही ऐसा सेट कर दिया कि कंपनी को CRA 4 फॉर्म, एक फॉर्म और डाल दिया, कौन सा, CRA 4। तो CRA 4 फॉर्म में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिट रिपोर्ट प्लस उसमें लिखी गई कमियों का जवाब, ये दो चीजें बना के गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो अब देखिए सिस्टम कितना बढ़िया सेट किया है गवर्नमेंट ने कि सर जैसे ही ये सारी प्रोसेस होगी, एक तरफ ऑडिटर की तरफ से कंपनी गवर्नमेंट के पास जानकारी आ गई कि कंपनी में क्या कमियां हैं, और दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट के पास उसका जवाब आ गया कि वो कमियां क्यों है, ठीक है। अब पहले तो गवर्नमेंट चेक करेगी कि जो कमियां ऑडिटर ने बताई है वही कमियां क्या है, कंपनी ने एक्सेप्ट करी है, जो कमियां ऑडिटर ने बताई है उसका जवाब कंपनी ने दे दिया है, दोनों को मैच करेगी। अगर सेटिस्फाइड है तो ओके, सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपनी से ही जवाब मांग सकती है, समझ गए। तो इसका मतलब सर एक फॉर्म अभी भी बाकी बच रहा है और वो किसको फाइल करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फाइल करना है, ठीक है। कब, 30 दिन के अंदर। कौन से 30 दिन, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट इनको मिलेगी वहां से 30 दिन, ठीक है। तो जिस दिन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दे लेना कि जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर की रिपोर्ट मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस रिपोर्ट में लिखी हुई कमियों का जवाब तैयार करेंगे, ठीक है। और एक ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी और वो जवाब मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे। तो कंपनी सेल फॉरवर्ड, क्या लिखा है देखो, कंपनी सेल फॉरवर्ड सच रिपोर्ट विथ एक्सप्लेनेशन to the central government in form number CRA 4 within 30 days from the receipt of such report। बोलो जी, बात समझ में आ गई? आराम से यहां तक चेक करके बताओ, कोई डाउट तो बोलो। यहां तक आराम से देख लो, समझ लो, सोच लो, और कोई डाउट है तो बोलो।
बोलो भाई। आराम से देख लो। मैं फिर रिपीट कर दूं, 6 रूल। सर रूल नंबर वन स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी 30 जून से एप्लीकेबल होता है 2014 से। रूल 2 डेफिनेशन। रूल 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। रूल 4 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। रूल 6 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है। फिर CRA 1 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स का फॉर्म है। CRA 2 इंटीमेशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर का फॉर्म है। CRA 3 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म है। और CRA 4 फॉरवर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द एक्सप्लेनेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑडिट रिपोर्ट। ये है, बताओ क्लियर है? चलिए सर, क्या हमें एग्जाम में फॉर्मेट भी पूछा जा सकता है फॉर्म का? CRA 1 का फॉर्मेट बताओ। नहीं, आपसे CRA 1, CRA 2 और CRA 4 का फॉर्मेट तो नहीं पूछा जा सकता। CRA 3 में भी ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्टिंग में भी करवाई जा सकती है किसी एक्सेप्शनल केसेस में, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, पर कंटेंट जरूर पूछा जा सकता है। तो कंटेंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सर जो CRA 2 फॉर्म होता है वो कैसा होता है, एक बार आप दिखा सकते हो क्या? हमें तो बताओ, अगर मैं आपको फॉर्म दिखाऊं तो चलेगा? CRA 2 फॉर्म कैसा होता है ये दिखाऊं तो चलेगा? ठीक है, तो चलिए हम आपको CRA 2 फॉर्म दिखाते हैं। पहले ये देखिए, ये आपका फॉर्म नंबर CRA 2। ठीक है, क्या लिखा है? फॉर्म फॉर इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रही है कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है और उसकी सारी जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरते कैसे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल इशू है, वो भी मैं बता देता हूँ। सर ये जो फॉर्म होता है ना, ये XBRL फॉर्मेट में होते हैं वैसे तो। ठीक है, और एक जस्ट लाइक PDF जैसे ही होते हैं। ठीक है, और होता क्या है सर? लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी। जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिक सारे जो डिटेल्स हैं वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा है, इंग्लिश में चल रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए, आप लिखते हैं कंपनी का सिन नंबर समझते हैं? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे इंडिविजुअल की आइडेंटिटी उसका पैन नंबर है, वैसे ही जैसे इंडिविजुअल की आइडेंटिटी उसका पैन नंबर है, वैसे ही कंपनी की आइडेंटिटी उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब कि सिन नंबर है। ठीक है, और अगर फॉरेन कंपनी है तो उसकी जो आइडेंटिटी है सर वो FCRN है, मतलब फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, अब वो नंबर सर आप यहां लिख देंगे। ठीक है, CINURJ00 2024 ऐसे मान लीजिए, जो भी नंबर है वो आप लिख देंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बटन दिया हुआ आपको प्री फिल। ठीक है, ये बटन आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ये बटन प्रेस करते हैं ना, तो ये जो आपको ध्यान देना, देखो फॉर्म पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये फील्ड आपको ब्राइट दिख रहा होगा और ये थोड़ा सा ग्रे दिख रहा होगा। बोलो, ये ग्रे है ठीक है, और ये ब्राइट है। ठीक है, तो ये जितने भी ब्राइट फील्ड्स होते हैं ना, ये हमें भरने हैं। ठीक है, मतलब ये एडिटेबल है, इनको हम भर सकते हैं मैन्युअली। पर जितने भी ग्रे फील्ड्स है ना, ये एडिटेबल नहीं है, इन्हें हम खुद नहीं भर सकते, ये ऑटो फिल होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप प्री फिल पे प्रेस करेंगे तो कंपनी के डेटाबेस से ये डेटा उठाएगा और ऑटोमेटिक कंपनी का नाम यहां पे आ जाएगा। ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक ये दोनों डिटेल आ जाएगी, कंपनी का नाम भी आ जाएगा। और तो जैसे ही आप है ना इस पे क्लिक, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इश्यू था आई थिंक, हाँ, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना सर, तो आपका ये दोनों फिगर ऑटो फिल हो जाएगी। ये क्यों होता है सर? ये इसलिए होता है एक्यूरेसी के लिए। मान लीजिए आपने कंपनी का नाम लिखा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ कोमा डॉट ऐसा लग गया, तो बाद में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ये ऑटो पॉपुलेट करता है, वहां से डेटा कैचअप करता है। राइट, चलिए यहां पे देखिए, कंपनी की ईमेल आईडी आ जाएगी, कंपनी का फोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कि सर कैजुअल है, ओरिजिनल है, कैसा रजिस्ट्रेशन है, वो सब आ जाएगा। फर्म, जो CMA होते हैं उनकी फर्म होती है, तो फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कि FRN नंबर, कॉस्ट ऑडिटर का नाम, अगर कैजुअल वैकेंसी रीजन रही तो कैजुअल वैकेंसी कब हुई, क्या रीजन हुई, डेथ थी, डिस्क्वालिफिकेशन थी, क्या था,
तो ये चीज थी, ठीक है। ओके ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू विच ऑडिट रिलेट्स, कौन से प्रोडक्ट की ऑडिट करवानी है। जैसे अभी हमने कहा कि रेगुलेटेड ओनली हो सकता है तो मैं सिर्फ रेगुलेटेड भरूंगा, नॉन रेगुलेटेड हो सकता है तो वो भरूंगा। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए 4 प्रोडक्ट है या 5 प्रोडक्ट है या 10 प्रोडक्ट है, तो उनकी डिटेल मुझे यहाँ पे डालनी है जिनके लिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ये क्या होता है, आपने एक नाम सुना होगा ज्वाइंट ऑडिट, ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा ज्वाइंट ऑडिट। ज्वाइंट ऑडिट का मतलब क्या है सर, ज्वाइंट ऑडिट का मतलब एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट, तो हो सकता है सर एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट हुए, अगर हाँ तो सर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, अगर 2 हुए तो, 3 हुए तो 3 लिख दूंगा, और 1 हुआ तो फिर 1 ही लिख दूंगा। ऐसे होगा क्या, अगर मैं 1 लिखूंगा ना तो ये जो विंडो आप देख रहे हो ना, ये वाली विंडो ये 1 ही रहेगी क्योंकि एक ऑडिटर की डिटेल आनी है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ऐसी 2 विंडो ओपन हो जाएगी जिसपे दोनों ऑडिटर की डिटेल आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो यस, तो यहाँ पे हम फिर ऑडिटर की डिटेल डालेंगे, ऑडिटर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रह गई शायद, ठीक है, आगे आ जाइए, ठीक है। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनल था, कैजुअल वैकेंसी थी, क्या था वो देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर, कौन से ईयर के लिए आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, 1/4/24 से 31/3/25, 1/4/23 से 31/3/24, जो भी है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द कॉस्ट ऑडिटर और अपॉइंटमेंट फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो अगर कोई चेंज हुआ है, जैसे आप रीअपॉइंट कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे नो कर देंगे, अपॉइंट चेंज कर रहे हैं तो यस कर देंगे, तो इस तरीके से आप चीजें यहाँ पे कर देंगे। लास्ट वन इज अटैचमेंट, तो हमने पहले भी देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कंपनी की वर्किंग बताई थी कि कंपनी जब अपॉइंटमेंट करती है तो सर कंपनी रिजोल्यूशन पास करती है, तो यहाँ पे कंपनी बोर्ड रिजोल्यूशन जो पास करेगी उसकी कॉपी लगेगी, और ये मैंडेटरी है, देखो स्टार लगा हुआ है, स्टार लगाने का मतलब मैंडेटरी है। तो ये आपको फाइल ब्राउज करनी है, जैसे ही आप अटैच पे जाओगे ना तो फाइल ब्राउज करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आप जो पीडीएफ आपकी होगी रिजोल्यूशन की वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन जो है वो अटैच हो जाएगा पीडीएफ इस तरीके से, राइट। ओके, इसके बाद सर यहाँ पे आप रिजोल्यूशन नंबर की बोर्ड रिजोल्यूशन कौन सा था, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं 2024-25 का हमारा तीसरा रिजोल्यूशन था, तो जो भी ये अलग अलग नंबरिंग होती है अपने हिसाब से, तो बोर्ड रिजोल्यूशन का नंबर, कितनी तारीख को बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ वो, और फिर साइन। अब यहाँ पे डीएससी लगता है सर, डिजिटली साइन लिखा है ना, तो डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आपने देखा हो ना पेन ड्राइव जैसा होता है, राइट। यहाँ पे पड़ा है क्या हमारे पास, अभी नहीं पढ़ा है, मैं आपको दूसरी नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा ना। तो यहाँ पे सर हमारे पास एक डीएससी होता है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अटैच हो जाता है। किसका होता है सर, वो होता है डायरेक्टर का, ठीक है। किसका होता है, डायरेक्टर का, क्योंकि जो डायरेक्टर अथराइज्ड है इन दिस बिहाफ, जो फॉर्म फाइल कर रहा है उसका साइन होगा, राइट। तो वो यहाँ पे अपना डीएससी लगा देगा, यहाँ पे लिख देगा डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी है वो लिख देगा, और चलो जी। यहाँ पे हम जाएंगे चेक फॉर्म। चेक फॉर्म पे जैसे ही हम दबाएंगे तो अगर फॉर्म में कोई कमी है, जैसे कि कोई मैंडेटरी फील्ड बच गया है, कुछ ऐसा वैसा है, तो वो आ जाएगा। फिर प्री स्क्रूटनी एक्टिव हो जाएगा। अभी देखो प्री स्क्रूटनी इनएक्टिव दिख रहा होगा आपको, जैसे ही मैं चेक फॉर्म करूंगा ना प्री स्क्रूटनी एक्टिव हो जाएगा। प्री स्क्रूटनी का मतलब है कि फॉर्म की डिटेल जांच, तो सिस्टम ऑटोमेटिक फॉर्म को डिटेल में जांच कर लेता है, और अगर कोई कमी नहीं है तो आप सबमिट में जाके इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पोर्टल पे जाके अपलोड हो जाता है। तो ये इस तरीके से सर हमारा फॉर्म नंबर CRA-2 जाता है, ठीक है। ओके, तो ये तो सर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। यहाँ पे देखिए हमने इसको शॉर्ट में भी लिखा है, कंटेंट। CRA-2 का कंटेंट क्या है, तो सर CRA-2 में कंपनी का आइडेंटिफिकेशन आता है, कंपनी फॉरेन है तो FCRN आता है। कंपनी की जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का ईमेल आईडी, वो सब जनरल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज की ऑडिट होनी है वो आ जाता है। कितने ऑडिटर अपॉइंट किए उन सब ऑडिटर की डिटेल आ जाती है। कौन से साल के लिए, विच फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर अपॉइंट हुआ वो आ जाता है, ठीक है। पिछले ऑडिटर की कोई डिटेल है, अगर मान लीजिए हमने वो था ना इज देयर एनी चेंज, अगर मैं लिखूंगा यस चेंज है, पिछले साल ऑडिटर कोई और था अब कोई ऑडिटर और है, तो वहां पे एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें पुराने ऑडिटर की डिटेल मांगेगा कि बताओ जी पुराने ऑडिटर का नाम क्या था वगैरह वगैरह, तो वो चीज वहां पे आती है। अगर मैं कहता हूँ नो चेंज, जो पहले था वही अभी है, तो फिर वो विंडो ओपन नहीं होगी और मुझे प्रीवियस ऑडिटर की डिटेल नहीं डालनी है, ठीक है।
डिटेल तभी डालनी है जब उस प्रीवियस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जा रहा हो। और लास्ट वन इज अटैचमेंट, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करेंगे। तो वही चीज हमने थ्योरेटिकली भी डाली हुई है और प्रैक्टिकली भी आपको विजुअलाइज करा दिया है कि फॉर्म कैसा होता है। बोलो आगे बात सुन। ठीक है, बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है पॉइंट? आई होप यहां तक आपके क्लियर होगा। कोई डाउट है तो बोल दीजिए। चलिए सर, नेक्स्ट आगे चले सर हम। तो एक और कर ले, चलो एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ। CRA 3 फॉर्म मुझे थोड़ा डिटेल में लेके जाना है, तो CRA 3 मैं अगली क्लास में लूंगा क्योंकि मुझे इसको डिटेल में समझाना है और इसमें से MCQ आता है, ठीक है, इसलिए मुझे इसको बड़ी डिटेल में लेके जाना है। मैं CRA 4 पे चलता हूँ फिलहाल। CRA 4 सर, CRA 4 फॉर्म भी सेम CRA 2 जैसा ही है। इसमें भी हम इंटीमेट ही तो कर रहे हैं कि हमें ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है, उस ऑडिट रिपोर्ट में जो कमियां थी वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये फॉर्म कौन फाइल कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइल कर रहा है। किसको कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहा है, ठीक है। ओके, तो सर फॉर्म फाइलिंग विद कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इसका सब रूल जरूर याद रखिएगा। रूल 66, इसका रूल 64, इसका रूल 62 और 3A, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए, तो सर कंपनी का वही, इसमें भी कंपनी का नाम, सिन नंबर, FCRA नंबर, कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन, किन किन प्रोडक्ट की ऑडिट हुई। ध्यान रहे CRA 2 जो है वो ऑडिट करने से पहले फॉर्म जा रहा है और CRA 4 जो है वो ऑडिट होने के बाद फॉर्म जा रहा है, इसलिए कुछ चीजें इसमें चेंज रहेगी कि सर उन प्रोडक्ट की नाम जिनकी ऑडिट हुई है और उन प्रोडक्ट का नाम जिनकी ऑडिट नहीं हुई है। मान लीजिए आप 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, 5 प्रोडक्ट की ऑडिट होती है और 5 की नहीं होती, तो 5 के नाम भी डालने हैं जिनकी ऑडिट हुई है और 5 के नाम भी डालने हैं जिनकी ऑडिट नहीं हुई है, ठीक है। डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड, कौन ऑडिटर था, किसने ऑडिट की है, उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ये देखो ये यहाँ पे सर यूनिक पॉइंट आ गया, ये क्योंकि ऑडिट होने के बाद की कहानी है तो ये पॉइंट इसमें नया आ जाएगा। डिटेल ऑफ ऑब्जर्वेशन कि सर कॉस्ट ऑडिटर की क्या ऑब्जर्वेशन रही, उन्होंने क्या क्या पॉइंट आपको बताए, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में अटैचमेंट, अटैचमेंट में क्या आ जाएगा सर, जो एक्सप्लेनेशन, जो जवाब आपने बनाया था वो अटैच होगा और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अटैच होगी। हमने कहा ना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को प्लस एक्सप्लेनेशन को दोनों को मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरवर्ड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे 2 अटैचमेंट होंगे, एक तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का अटैचमेंट होगा और एक जो आपने जवाब तैयार किया है उसका अटैचमेंट होगा, राइट। चलिए, तो ये है सर हमारा CRA 4 फॉर्म। इसको भी मैं आपको एक बार विजुअलाइज करवा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, तो फॉर्म नंबर CRA 4 है सर हमारे सामने और ये है रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना, ठीक है। तो वही कंपनी का सर सिन नंबर आएगा, फ्री फिल करेंगे, ये ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर कंपनी की ईमेल ID, SRN जो हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया था ना शुरू में, वो CRA 2 वाला, तो CRA 2 की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कौन से के लिए ऑडिट हुई है, ठीक है। डायरेक्टर की मीटिंग कब हुई थी वो आ जाएगी, ठीक है। कौन कौन से ऑडिट प्रोडक्ट जिनकी ऑडिट हुई है, कौन से प्रोडक्ट जिनकी ऑडिट नहीं हुई है, वो सब आ जाएंगे। ऑडिटर कौन था, कितने थे, उन सब की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो बस ये सब आके और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बोलो क्लियर है पॉइंट? यस। तो सर ये है हमारे 2 फॉर्म जिनको मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। CRA 1 का कोई फॉर्मेट नहीं है, CRA 2 जिसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, CRA 4 उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया है। CRA 3 जो है वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का है, उसमें जो अनेक्जर्स लगते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बता दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए सर। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है तो बिल्कुल, देखो इससे ज्यादा डिटेल में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ कवर करके दिया है। जल्दी बोलो भाई। एनी डाउट्स? बोलो भाई बोलो। साथ साथ पढ़ते रहना भाई, ऐसा नहीं है कि क्लासेस चल रही है सर एक बार हो जाए पूरी फिर पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो लोग रिकॉर्डिंग ले रहे हैं वो भी डेली रूटीन बेसिस पे एक प्रॉपर शेड्यूल सेट करके पढ़ कर रहे हैं। ये नहीं कि सर
एक साथ एक दिन में 10 क्लास ले लूँ। मैंने पहले भी रिपीट कहा था आपको स्टार्टिंग में भी, एक दिन में 2 से ज़्यादा क्लास आपको नहीं लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10-10 क्लास लेके सर मैं ना 10 क्लास 5 दिन में ही निपटा दूँ, वो वाला काम मत करिए, क्योंकि अंदर जाने की कैपेसिटी तो हमारी उतनी है ना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।